पिछले 10 सालों में जो इंडेक्स के अंक है करीब 3 गुना बढ़े हैं। माने जब मोदी जी की आने की चर्चा हो रही थी एंड ऑफ 2013 आई थिंक, मुझे लग रहा है इंडेक्स करीब 7-7.5 के करीब था। निफ्टी आज 22,000 के ऊपर है, 22,500 के ऊपर है। तो करीब 300% जिसको कहते हैं और 200% की बढ़ोतरी हुई है। तो उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि लोगों को जो कंपनियां हैं भारत की वो प्रॉफिट्स बढ़ा रही है, और ऐसा सिर्फ नहीं है कि कंपनी जितनी लिस्टेड थी उसी में ग्रोथ हुआ है। कई सारी नई कंपनियां भी लिस्ट हुई है, जैसे हाईटेक कंपनियां बहुत सारी लिस्ट हुई है और बड़ी बड़ी संख्या में लिस्ट हुए, माने जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छे थे। ओवरऑल जो कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रोथ बढ़ा है, खास करके बैंकों में। जब एनपीए की संख्या बढ़ी थी शुरुआत में, क्योंकि 2004 से 2014 तक का जो भी सफ़र रहा बैंकों का, उसमें बहुत सारे लोन लिए गए थे जो कॉरपोरेट्स उसका ऋण चुका नहीं रहे थे वापस। तो 2014 के बाद उसका एक असर पड़ा एनपीए में, जो धीरे धीरे करके उसको भी कम किया गया। तो मुझे लग रहा है कि एक तो फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस है कि सरकार अपने पे ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर रही है और बाकी का जो पैसा है वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। और उसमें भी खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वहाँ पर निवेश हुआ है सरकार की तरफ से। इतने सारे रोड, स्पोर्ट्स, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऐसी कई चीज़ें जो हुई है, उसकी वजह से भी लोगों का एक उत्साह बढ़ा है। और किसी तरह की शॉर्टेज नहीं हुई। इवन कोविड के दौरान जो भारत ने अपना फिस्कल डेफिसिट और ओवरऑल रेवेन्यू डेफिसिट कम रखा, जिसके कारण भी ओवरऑल लोगों को लगा कि ये बेहतर है, और जिससे आमदनी भी लोगों की बढ़ी है। और जो एम्प्लॉयमेंट की दर है, अनएम्प्लॉयमेंट की दर, वो भी कम हुई है। जो सत्तावार आंकड़े हम देखते हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की दर भी काफ़ी कम हुई है। तो ओवरऑल सब जगह पे ग्रोथ हुआ है, और उसका असर जो सेंसेक्स या निफ्टी के सूचकांक में आपको देखने मिलता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो ही आप ऐसे बड़ी दुर्गम परिस्थिति थी विश्व के लिए, जो कोविड का काल था 2-2.5 साल का, जिसके अंदर विश्व ने एक बहुत दुख झेला एक लंबे अरसे तक, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और उसी काल में भी विश्व की कई महासत्ताओं ने भी अपने तिजोरी ऐसे खोल दी कि जिससे उनको आज इन्फ्लेशन वगैरह का, जो मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है। जबकि भारत ने सोच समझ के टारगेटेड जो लोगों को सपोर्ट किया, उससे एनपीए भी नहीं बढ़े और इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा। एट द सेम टाइम बाकी जितने लोगों को सहायता चाहिए थी, 80 करोड़ लोगों को फूड, राशन, फ्री राशन की व्यवस्था की गई, जो अब मुझे लग रहा है परमानेंट ही होने जा रही है। आयुष्मान भारत वगैरह स्कीम भी लगी बाद में। पहले भी पेंशन और इंश्योरेंस वगैरह, अटल पेंशन और अटल इंश्योरेंस वगैरह की स्कीमें जो थी, और ऐसी कई स्कीमें लगी जिससे मुझे लग रहा है कि जो एक विकसित देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उसमें एक सोशल सिक्योरिटी नाम की एक फ्रेमवर्क रहती है, जो बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी मैंने जच्चा बच्चा का भी ख्याल रखा जाता है, और जब तक व्यक्ति का देहांत होता है तब तक, और उसके बाद भी इंश्योरेंस उसके फैमिली को मिलता है। तो पूरी की पूरी व्यवस्था सरकार एक तरह से संभालती है। उसमें उसका एक तरह से लर्निंग से लेकर के, उसकी स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज, और जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसमें थोड़ा एक पैसा भी मिलता है, सब्सिडी तरह तरह की मिलती है, घर वगैरह की भी व्यवस्था होती है। तो पीएम आवास योजना के द्वारा लोगों को रूरल एरियाज में घर भी मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से फ्री राशन और ये जनधन आधार मोबाइल के द्वारा एक सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की रचना ये पिछले 10 सालों में मोदी जी ने हमारे जाने बगैर करी है, जिससे मुझे लग रहा है कि जो गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। और नेचुरली जो देश में एक तरह से भूखमरी कम होती है, वहाँ पर लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सभी लोग उसमें फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़ता है। तो ओवरऑल जैसा आपने कहा, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और मुझे लग रहा है कि जो पिछले 10 साल में ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट को
कम करते हुए भी ये सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ों की रचना हुई है, वो बहुत बड़ी बात है।